नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवास साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। दहशत केवल वह नहीं होती कि कोई आए, अंधाधुंध गोलियां चलाए और अगले पल आदमी ढेर हो जाए। दहशत केवल वह भी नहीं होती कि खचाखच भरी भीड़, बसों, दुकानों में बम रख दिए जाएं और धमाके के साथ पूरी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाए। दहशत का एक नाम ऐसा भी रहा जिसने करीब 93 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। सैमुअल लिटिल नाम के इस किलर ने 19 राज्यों में हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। सैमुअल ने जिन महिलाओं की हत्या की उनमें ज्यादातर ड्रग एडिक्ट, सेक्स वर्कर और बेघर महिलाएं थीं। साल 2014 में सैमुअल को गिरफ्तार किया गया और अभी वो कैलिफोर्निया जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। दुनिया में कई खतरनाक सीरियल किलर हुए जिन्होंने अपने सनकपन में बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन आज एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाऊंगा जिसने 40 से ज्यादा लोगों को रात के अंधेरे में गुम कर दिया, फिर उनकी लाशें दबा दी या फिर छुपा दी। अफवाह उड़ी कि कोई सुपर पावर है, किसी ने बिल्ली को भागते देखा तो किसी ने परिंदे को उड़ते। इस खौफनाक हत्यारे के भय से पूरी मुंबई खौफजदा थी, मगर जब ये सीरियल किलर पकड़ा गया तो पुलिस के सामने इसने एक बालिया बयान में रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे किए। कुछ साल पहले फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप एक फिल्म लेकर आए थे, रमन राघव 2.0, इसी सीरियल किलर पर थी। अब आते हैं सीरियल किलर की असली कहानी पर। कहानी 60 के दशक में बाहरी मुंबई के इलाके में एक के बाद एक 40 से ज्यादा हत्याएं करने वाले रमन राघव की। इस कहानी की शुरुआत से पहले आपको इस रमन राघव को लेकर मुंबई पुलिस महकमे की टिप्पणी के बारे में बताते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ES मोडक ने कहा कि राघव जैसी दहशत इससे पहले दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों की रही, जैक द रिपर और बोस्टन स्ट्रेंगलर। जैक रिपर ने लंदन में 1881 में नवंबर के महीने में 7 महिलाओं को मौत के घाट उतारा था, लेकिन न तो कभी वो पकड़ा गया और न ही इसकी कोई फोटो मिली। लेकिन इसकी दहशत से लंदन मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सर चार्ल्स की कुर्सी उस वक्त जरूर चली गई। वही बोस्टन स्ट्रगल ने जुलाई 1962 से 1964 के बीच 13 महिलाओं की हत्या की, वह भी कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन रमन राघव तो पकड़ा गया था और पुलिस के सामने ही कर डाली थी अजीबोगरीब मांग। 1929 में छोटे से शहर में जन्म लेने के बाद राघव ने कभी इसकी स्कूली शिक्षा नहीं ली। चोरी की आदत बचपन से ही थी। वह एक मनोरोगी था जो क्रॉनिक पैरानाइक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने अपनी बहन का रेप कर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। मुंबई में दहशत का सितम ढाने से पहले उसकी अपराध की सीमाएं पुणे तक ही थी, लेकिन उसने मुंबई में भी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। रमन ज्यादातर हत्याएं उन इलाकों में करता था जो झोपड़ियों में रहते थे या फुटपाथ पर सोते थे। बिना धार वाले हथियारों से सो रहे लोगों पर लगातार प्रहार करके लोगों को मौत की नींद सुला देता था। उस वक्त रमन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। एक एक कर खून का सिलसिला चलता गया और अफवाह उड़ी कि यह सब एक सुपर पावर की करनी है। किसी ने बिल्ली या पक्षी वाली थ्योरी भी दी कि हत्या के बाद जानवर का रूप धरने वाले सुपर पावर लोगों की हत्या कर रहा है। इसी श्रृंखला में 1965-66 में एक ऐसा मामला सामने आया जब एक साथ 19 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक महिला ने पुलिस को उस शख्स के बारे में बताया जिसकी पहचान रमन राघव के रूप में हुई। रमन राघव डकैती केस में 5 साल की सजा काट चुका था और खुद की बहन से रेप के केस का रिकॉर्ड भी पुलिस के पास था, लेकिन हत्या के पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर रमन छूट गया। फिर 1968 में रमन घूम घूम कर हत्याओं को अंजाम देता रहा। उसी वक्त क्राइम ब्रांच के हेड बने रमाकांत कुलकर्णी बड़ी संख्या में लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी और घेराबंदी में रमन राघव पकड़ में आया। रमन के पकड़े जाने की खबर तेजी से फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाहर करीब 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई। गिरफ्तारी के वक्त रमन के पास से चश्मा, 2 कंघी, एक कैंची, गणित के निशान बने मिले। इसके साथ ही उसकी शर्ट और पैंट पर खून के धब्बे भी थे। रमन के कातिल के रूप में पहचान उसकी उंगलियों के निशान से हुई। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद रमन के मनोरोगी होने का भी दावा किया गया, हालांकि पुलिस ने डॉक्टरों के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। चिकन खाने के बाद दिए सवालों के जवाब। रमन राघव गिरफ्तार तो हो गया था, लेकिन उसने जुर्म कैसे कुलवाया जाए एक बड़ा सवाल था। तमाम दावपेच पुलिस की ओर से अपनाए जाते रहे। फिर एक दिन वो बोल पड़ा कि ठीक है, मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। पुलिस ने कहा बताओ। उसने कहा मुझे मुर्गा और चावल खाना है। उसकी शर्त मान ली गई। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि कुछ और मांगता है।
तो जवाब में रमन ने कहा, एक लड़की के साथ सोना मांगता है। रमन की ये बात सुन पुलिस अधिकारी ने कहा कि ये पुलिस थाना है, कोई चकला घर नहीं, इसके अलावा और कुछ चाहिए तो बोलो। फिर उसने नारियल का तेल, कंघी और एक शीशा मांगा, जिसके बाद नारियल का तेल लगाकर बालों को संवारते हुए खुद को शीशे में कुछ देर देखने के बाद उसने बोला कि पूछो क्या पूछना है। पुलिस ने कहा कि वही जो पूरे मर्डर तूने किए हैं उसका पूरा हिसाब। रमन पुलिस से कहता है कि मर्दार चलो बताता है, 41 लोगों को मारा है, कैसे, कब और कहां, ये सब बताता है। तुमको हथियार मांगता है, जिसके बाद रमन राघव पुलिस टीम को हत्याओं के इलाके में लेकर गया। चाकू, हथौड़े आदि सामान पुलिस को दिखाए, जिससे उसने हत्याओं की झड़ी लगाई। इसके बाद राघव ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। पुलिस द्वारा हत्या करने का कारण पूछे जाने पर वह बोला कि सब गलत लोग थे, भगवान ने मुझे सभी को मारने को कहा, सभी भगवान की कुदरत के खिलाफ था। रमन के खिलाफ कोर्ट में केस चला और बचाव पक्ष के वकील ने उसके मनोरोगी होने की बात कही। साथ ही कहा कि मर्डर करने के बाद क्या अंजाम होगा ये नहीं पता था उसे, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास भेजा गया, लेकिन डॉक्टर ने उसके दिमाग को दुरुस्त पाया। रमन को मौत की सजा सुनाई गई। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि 3 मनोवैज्ञानिकों की टीम बनाकर यह तय किया जाए कि रमन पागल है या नहीं। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने रमन से लंबी बातचीत की। रमन के हिसाब से 2 तरह की दुनिया थी, एक जिसमें कानून रहता है और दूसरी जिसमें बाकी लोग। पूरी बातचीत में वो 100% पुरुष होने की बात पर जोर देता रहा। रमन के हिसाब से देश में 3 सरकारें थीं, अकबर की सरकार, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस की सरकार, और ये सभी उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। इस रिपोर्ट के बाद रमन राघव की सजा को कम करके आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। 1995 में ससून अस्पताल में राघव की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। तो आज अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त इस सीरियल किलर, इसकी हत्याओं और पुलिस से अजीबोगरीब मांग का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत, और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।